हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पॉलिटी का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसको कवर किया था। और उनमें से जो आपका आर्टिकल नंबर 19 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आर्टिकल नंबर 20, 21, 22 जो ये भी आपकी स्वतंत्रता का जो अधिकार है उससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 चार आर्टिकल ये हैं, ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो 19 को हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम आर्टिकल नंबर 20 को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जो है आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स वो मिलती रहें। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे बेहतरीन जो आपको कंटेंट मिलेगा। और उसके बाद में जैसे ये थ्योरी वाली क्लासेस चल रही है तो एमसीक्यू क्लासेस भी आपकी आएंगी, जिन पे आप यहीं पे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल नंबर 20। इसमें क्या दिया गया है, इसमें प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस दे रखा है। मीन्स अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। ठीक है भाई, जो भी अपराध कर दिए तो उसमें दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण का अधिकार हमें देता है आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, तो इसमें अगर इसका क्लोज नंबर 1 देखिए, आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1, उसमें क्या दिया गया है, आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधियों से जो है संरक्षण जो ये दिया गया है कि भाई जो आपराधिक मामले हैं तो उसमें भूतलक्षी विधियों से संरक्षण आपको मिलेगा। मीन्स प्रोटेक्शन देता है हमें फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव लॉ इन क्रिमिनल मैटर्स, जो भी क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें, और जो भी आपके रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है उनसे हमें प्रोटेक्शन का अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 20 का क्लोज नंबर 1। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी आपके आपराधिक मामले हैं उनको लेकर अगर कोई कानून बनता है तो उस पर भूतलक्षी विधियों या भूतलक्षी जो लाज है उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। मीन्स ये है कि जो भी कानून बनाया गया है वो उसी डेट या उसी दिन से लागू होगा, या आने वाली किसी भी डेट से भविष्य में वो आपका लागू होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई जो आपराधिक मामलों में भूतलक्षी जो विधियों से संरक्षण प्राप्त है व्यक्ति को मौलिक अधिकार के रूप में, तो मौलिक अधिकार जो हमारी फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो अपराधी है, आपराधिक जो मामले हैं उनमें भूतलक्षी जो विधि है या कानून है उनसे हमें संरक्षण ये देता है। ठीक है, लेकिन ये हमें जो सिविल मामलों में भूतलक्षी सिद्धांत और भविष्यलक्षी सिद्धांत दोनों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो जो आपके जो भी सिविल मामले हैं, ठीक है, आपराधिक मामलों में ही आपका ऐसा है, आपराधिक मामलों में भूतलक्षी जो विधि है, भूतलक्षी जो कानून है उससे हमें संरक्षण देता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट के रूप में हमें ये संरक्षण देता है। लेकिन जब सिविल मामले की बात आती है तो भूतलक्षी सिद्धांत और भविष्यलक्षी सिद्धांत दोनों का प्रयोग किया जा सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो हमने देखा भूतलक्षी सिद्धांत को क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच बोलते हैं। ओके, दूसरा इसमें देखें कि भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर में हम देखें, जैसे कोई व्यक्ति है अगर उसने 20 नवंबर को चोरी की है तो उसे जैसे कि भाई 2 वर्ष की सज़ा उसको सुनाई गई। बट अगर जो है 22 नवंबर को कानून बना चोरी करने पर, ठीक है, और उसमें ये दिया गया कि भाई 4 साल की सज़ा होगी अब चोरी करने पर, तो उस व्यक्ति को जो 20 नवंबर को जो 2 वर्ष की सज़ा हुई थी वही मानी जाएगी आपकी, जो ये आपका संरक्षण का अधिकार देता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें कि भाई अगर 22 नवंबर को कानून बना चोरी करने पर, ठीक है, अगर 22 नवंबर को कानून बनता है कि भाई चोरी करने पर भाई आपको 1 वर्ष की सज़ा होगी, तो भाई 1 वर्ष ही जो है सज़ा मिलेगी। पहले उसको क्या थी, 2 वर्ष की सज़ा होती थी। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि भाई कोई भी कानून जैसे कोई व्यक्ति है उसको 20 नवंबर को चोरी की और उसको सज़ा सुनाई गई 2 वर्ष की। ठीक है, लेकिन अगर 22 नवंबर को कोई कानून बना और उसमें ये कहा गया कि भाई चोरी के लिए अब 1 वर्ष सज़ा होगी, तो 1 वर्ष की सज़ा मिलेगी उसको, 2 वर्ष की नहीं मिलेगी। मतलब जो कोई भी सज़ा है उसको घटाया जा सकता है, सज़ा को बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें आर्टिकल नंबर जो 20 का क्लोज नंबर 2 है, इसमें क्या कहा गया है कि दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार देता है हमें आर्टिकल नंबर 20 का क्लोज नंबर 2। आर्टिकल नंबर 20 का क्लोज नंबर 2 हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्यूअल जियोपार्डी या फिर यूँ कहें कि दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार हमें देता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझे आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 2, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति है अगर वो कोई क्राइम करता है और मान लो उस पर जो है 4 तरह की धाराएं, 4 तरह के उस पर सेक्शंस लगा दिए गई। जैसे क्राइम किया तो ये सेक्शन जो 4 है, एक सेक्शन, एक धारा में उसको 2 वर्ष की सज़ा हुई, दूसरी धारा में उसको 1 वर्ष की सज़ा हुई, तीसरी धारा में भाई उसको 3 वर्ष की सज़ा हुई, और चौथी धारा में मान लो उसको 5 वर्ष की सज़ा हुई। इस प्रकार उसको टोटल जो है 11 वर्ष की सज़ा हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 वर्ष की सज़ा है, ठीक है, इसको बढ़ाकर 5 वर्ष हम नहीं कर सकते। ठीक है,
तो सज़ा है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे टोटल तो आपका 11 वर्ष की होगी, यानी उसके ऊपर जितने भी जो सेक्शंस या धाराएं लगी हैं उसको जोड़कर तो जो है सज़ा दी जा सकती है। बट अपराध के किसी भी सेक्शन में 2 वर्ष अगर सज़ा है तो उसको बढ़ाकर जो है सज़ा नहीं दी जा सकती, ये इसमें दिया गया है। आर्टिकल नंबर 20 का क्लोज नंबर 2 दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण का हमें अधिकार देता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 20 का क्लोज नंबर जो 3 है, ये आत्म अनुशंसन में संरक्षण का अधिकार देता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है हमें देता है। आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 3 आत्म अनुशंसन में हमें संरक्षण का अधिकार देता है। अगर इसको एग्जाम्पल से समझें कि भाई जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध जो है गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो इसमें जो आपका लीड डिटेक्शन टेस्ट होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट, ये जो आपके ये होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 20 का क्लोज 3 आत्म अनुशंसन में संरक्षण का अधिकार देता है, ठीक है। और जो ये टेस्ट आपके ये हैं, डीएनए टेस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ली डिटेक्शन जो टेस्ट है, इन टेस्ट की अगर कोर्ट इजाज़त देता है तो ही जो है पुलिस ये करवा सकती है टेस्ट। बट जो है पुलिस अपनी मर्जी से इन टेस्ट को नहीं कर सकती। अगर करेगी तो आर्टिकल नंबर 20 का क्लोज नंबर 3 है उसका उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये संरक्षण हमें देता है, आर्टिकल नंबर 20 का क्लोज नंबर 3 आत्म अनुशंसन में संरक्षण का हमें अधिकार देती है। तो आर्टिकल नंबर 20 का क्लोज 3 में ये भी जो आपराधिक मामले जो क्रिमिनल पर जो है लागू होता है, बट सिविल मामलों पर ये लागू नहीं होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, आर्टिकल नंबर 20 का क्लोज 3 ये केवल और केवल आपराधिक मामले हैं उन पर लागू होता है, सिविल मामलों पे लागू नहीं होता। सिविल मामलों में जांच करने का अधिकार जो है पुलिस आपकी रखती है, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा था आर्टिकल नंबर 20 जो हमने कवर कर लिया है। दूसरा हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल राइट जो है, स्वतंत्रता का जो अधिकार, राइट टू फ्रीडम, उससे रिलेटेड आर्टिकल नंबर 21 है। इसमें क्या दिया गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मीन्स प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है आर्टिकल नंबर 21। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल नंबर 21। तो इससे रिलेटेड जो 2 केसेस आए आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, इसमें मेन का गांधीवाद केस 1978 में आया, AK गोपालन केस आया 1951 में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें कि भाई किसी व्यक्ति का अगर जीवन प्रभावित हो रहा है किसी वजह से, तो ये आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है किसी भी वजह से, तो आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो शिक्षा का जो अधिकार है, अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा ना मिले तो कहीं ना कहीं उसका जीवन प्रभावित होता है, शिक्षा नहीं मिलेगी तो उसका जीवन पूरा प्रभावित होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 21 में आता है, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार भी जो है आर्टिकल नंबर 21 में आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 21 का जो उल्लंघन, इसमें जैसे आजीविका जो का अधिकार है, लाइवलीहुड है, महिलाओं ये उल्लंघन करता है। महिलाओं का काम पर जो उत्पीड़न, इससे रिलेटेड केस आया विशाखावाद केस, तो महिलाओं का काम पर उत्पीड़न ये भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाता है। सोने का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 21 हमें देता है। स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार भी हमें आर्टिकल नंबर 21 देता है। बिजली जो पाने का अधिकार भी हमें आर्टिकल नंबर 21 देता है। आजीविका का अधिकार, लाइवलीहुड का जो अधिकार भी हमें आर्टिकल नंबर 21 के तहत ही मिलता है। तो ये सब जो आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन के अंतर्गत जो है आपके आते हैं, ठीक है, अगर हमें ये नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम यहाँ पे सिद्धांत देखें कि पहले जो आर्टिकल नंबर 21 है, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया अपनाता था, मीन्स प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉज, ठीक है। तो इसमें जो 2 सिद्धांत दिए जाते हैं आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड, एक तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये अपनाता है, दूसरा इसमें विधि की सम्यक जो है प्रक्रिया आपका ये अपनाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो इसमें जो ये आपका युक्ति युक्त होना चाहिए, निष्पक्ष और प्राकृतिक न्यास जो है इसमें होना चाहिए। तो ये सिद्धांत इसमें दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 21 में। तो अगर हम इससे रिलेटेड जो केस आए थे उसको देखें कि भाई मेनका गांधीवाद केस 1978 में आया, तो पहले आर्टिकल 21 जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाता था, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाता था, मीन जो संसद ने कोई विधि, कोई जो लॉ बनाया, तो उस विधि या कानून के द्वारा आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आर्टिकल नंबर 21 पहले कार्यपालिका के विरुद्ध काम करता था लेकिन विधायिका के विरुद्ध नहीं करता था, क्योंकि जो विधायिका का मतलब तो ये है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो संसद जो कानून बनाएगी उस कानून के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जो यहाँ पे मेनका गांधीवाद जो केस 1978 में आया, तो इस केस में बोला गया कि भाई आर्टिकल नंबर 21 का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये,
आर्टिकल नंबर 21 का मतलब इससे आगे भी है, इसमें दैहिक स्वतंत्रता के साथ साथ जो मानव की गरिमा भी इसमें शामिल है। तो ये जो है इसमें रिजल्ट निकल के आया। इसका मतलब ये है कि संसद वो कानून नहीं बना सकती जो नेचुरल राइट्स का उल्लंघन करे, ठीक है, जो हमारे नेचुरल राइट्स हैं, जो प्राकृतिक जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन करे। जैसे फॉर एग्जांपल सूंघने का अधिकार है, देखने का अधिकार है, नेचुरल राइट्स हैं, प्राकृतिक जो अधिकार हैं, तो इसमें इसका जो है उल्लंघन ना हो। तो हमने देखा कि तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो कल को संसद ऐसा कानून बना दे कि भाई आपको देखने का अधिकार नहीं होगा, ऐसा कानून बना दे, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो जुडिशरी ये कहेगा कि संसद ने कानून बनाया है और बनाया तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विधायिका के विरुद्ध तो हम जा ही नहीं सकते। तो जब ये मेनका गांधीवाद केस आया 1978 में, तो इसने स्पष्ट किया कि भाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ जो आपका विधि की सम्यक प्रक्रिया को भी अपनाना पड़ेगा। तो ये था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट देखें कि भाई जो विदेश में आने जाने का जो अधिकार है वो हमें आर्टिकल नंबर 21 देता है, या उसमें आता है मेनका गांधीवाद केस 1978 द्वारा जिनको विदेश जाने से रोक लिया गया था। बाद में मेनका गांधी की जीत हुई इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो गोपालन केस 1951, ये क्या था, ये आर्टिकल नंबर 22 के अंतर्गत आता है और जिसमें उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। इन्होंने जो आर्टिकल नंबर 21 को चुनौती दी कि भाई मेरा जो है आर्टिकल नंबर 21 का ये उल्लंघन है, ठीक है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष लिया और कहा कि आर्टिकल 21 इस बात को कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ये अपनाता है। अगर संसद के द्वारा कोई कानून बनता है और उस कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो इस आधार पर आपको संरक्षण का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 बिल्कुल सही है और संसद कोई भी कानून जो है बनाती है तो संसद कानून द्वारा ही आप आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन कर सकते हो, अन्यथा नहीं। तो इसमें ये दिया गया था। एडीएम जबलपुर जो केस है इसमें क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष लिया और कहा कि भाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बिल्कुल सही है और आर्टिकल नंबर 22 को आर्टिकल नंबर 21 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये एडीएम जबलपुर केस में आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट नोट देखें कि भाई जो मेनका गांधीवाद जो केस है उसमें कहा गया कि आर्टिकल 22 को आर्टिकल 21 के साथ पढ़ा जाए। मेनका गांधीवाद केस है, इसमें ये भी कहा गया कि आर्टिकल नंबर 14, 19 और 21 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि भाई आर्टिकल 22 को आर्टिकल 21 के साथ पढ़ा जाए। तो ये हमने देखा। और नेक्स्ट जो यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल नंबर 21 जो हमें क्या देता है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार देता है। तो ये भी आपका स्वतंत्रता का अधिकार में से एक है। तो आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 और 22, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी जो निजता का अधिकार है वो भी किससे रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है। इसमें जो आपका पुट्टू स्वामी केस आया जिसमें 11 जजों की बेंच थी और राइट टू प्राइवेसी है उसको आर्टिकल नंबर 21 में शामिल किया गया। तो किसके तहत शामिल किया गया, पुट्टू स्वामी केस में के तहत जो राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार को आर्टिकल 21 में डाला गया, ठीक है। तो निजता का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, ये धारा नंबर 377 है। इसमें क्या इसमें आधार कार्ड शामिल है निजता के अधिकार में? तो इसमें जो है कहा गया कि जो जैसे कि हम देखते हैं कि आर्टिकल जो धारा नंबर जो आपका 377, इसमें मेल मेल के साथ जो है शादी कर सकता है, ये दिया गया है। फीमेल फीमेल के साथ कर सकती है, मेल फीमेल जो है एनिमल्स के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो डाटा है उसकी प्राइवेसी आप कैसे दोगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, बट सरकार इसका इफेक्टिव उत्तर नहीं दे पाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आधार कार्ड जो सब जगह कंपलसरी नहीं है। तो इस प्रकार जो निजता का अधिकार में ये आपका नहीं आता आधार कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो मरने का जो अधिकार, मरने का अधिकार जो ये आपका ज्ञानकोर केस में आया, ओके। तो मरने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में नहीं है, लेकिन जब कॉमन काज केस आया, ठीक है, तो ज्ञानकोर केस में आर्टिकल 21 में नहीं माना गया मरने का अधिकार को, लेकिन कॉमन काज केस आया तो उसमें कहा गया कि भाई मरने का अधिकार वो आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। ज्ञानकोर केस में आर्टिकल 21 में नहीं माना गया, कॉमन काज केस में माना गया कि आर्टिकल 21 है वो जो मरने का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है। तो कॉमन काज केस में इसमें ये जो सक्रिय इच्छा मृत्यु जिसको एक्टिव यूथेनेसिया का अधिकार नहीं दिया गया इसमें, ठीक है। तो कॉमन काज है उसमें एक्टिव यूथेनेसिया जो मीन्स सक्रिय इच्छा मृत्यु जो है मीन्स एकदम से जो मरना, तो सक्रिय इच्छा मृत्यु एक्टिव यूथेनेसिया का अधिकार इसमें नहीं दिया गया, बट जो निष्क्रिय जो यूथेनेसिया मीन्स धीरे धीरे जो है मरना, इसका ये अधिकार उसको दिया गया इस केस में, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो अगर इच्छा मृत्यु चाहता है तो भाई उसमें धीरे धीरे जो है उसको मृत्यु दी जाएगी, एकदम से जो है उसको नहीं दी जाएगी। तो ऐसा इसमें कहा गया। राइट टू जो फूड, भोजन का जो अधिकार है, तो ये भी आर्टिकल नंबर 21 में आता है। और इससे रिलेटेड जो केस है ये आपका PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऐसा कहा गया कि भाई भोजन का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 21 में आता है।
आश्रय जो पाने का अधिकार है, राइट टू जो शेल्टर, ये भी आर्टिकल नंबर 21 में आता है। और इससे रिलेटेड जो केस है चमेली बनाम यूपी राज्य केस में कहा गया कि भाई आर्टिकल 21 है, उसमें जो आश्रय पाने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में आता है। प्रदूषण के विरुद्ध जो अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। तो कौन से केस में कहा गया? MC मेहता केस में कहा गया। नेक्स्ट, जो मनपसंद व्यक्ति के साथ शादी करने का जो अधिकार है, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। तो किस केस में कहा गया भाई? सफ़ीन जहां वर्सेस अशोकन केस में ये कहा गया, ठीक है। और इसको हरिया प्रकरण कहते हैं। मनपसंद जो है शादी करने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत जो है किया जा सकता है, ठीक है। तो केस रिलेटेड सफ़ीन जहां वर्सेस अशोकन केस था। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण का जो अधिकार है, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। और इससे रिलेटेड जो केस है विशाखा केस जो राजस्थान का, ये आपका है। शिक्षा का अधिकार जैसे हमने देखा, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में है, ओके। तो इससे रिलेटेड मोहिनी जैनवाद केस में जो आपका उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस में भी जो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार जो है उसको माना गया, ठीक है। तो दो केसेस थे इसमें, मोहिनी जैनवाद केस और उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस में आर्टिकल नंबर 21 को जो है, या आर्टिकल नंबर 21 के जो अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को माना गया। नेक्स्ट, जो फ़ोन टेप करने का जो अधिकार है, जो हम किसी का फ़ोन टेप करते हैं, तो राइट टू प्राइवेसी में जो आपका ये आता है, निजता का अधिकार में आपका आता है, ठीक है। तो पुलिस है फ़ोन टेप कर सकती है। तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है भाई फ़ोन टेप करने का अधिकार। अगर हम किसी का फ़ोन टेप कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी में आपका आता है। और बिना किसी जो है के कारण पुलिस भी आपका जो फ़ोन टैप नहीं करती, अगर करती है तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो शिक्षा का जो अधिकार है, हमने आर्टिकल 21 में आपका आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 का क्लोज ए है, वो शिक्षा के अधिकार जो है वो आपका एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट है। तो एक आर्टिकल 21 का क्लोज ए है, वो आपका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। एक फंडामेंटल राइट है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और ये आपका आर्टिकल 21 क्लोज ए में दिया गया है। नेक्स्ट, जो स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड आपका आर्टिकल नंबर 22 है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि भाई गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण, मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट या फिर डिटेंशन। तो गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण देता है आपका आर्टिकल नंबर 22। तो दो तरह की जो आपकी अरेस्ट या डिटेंशन होती है, तो एक होती है इसमें पुनिटिव डिटेंशन, दूसरी होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको पुनिटिव को हम कहेंगे दंडात्मक निरोध या गिरफ्तारी, और प्रिवेंटिव को हम कहेंगे निवारक निरोध या गिरफ्तारी, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो पुनिटिव डिटेंशन जो है, इसमें अपराध करने के बाद पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और जैसा केस होता है उसके अकॉर्डिंग IPC की धारा इसमें लगा दी जाती है, ठीक है। तो पुलिस से अपराध करने के बाद भाई अरेस्ट कर लेती है और IPC की धारा उसमें लगा देती है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि इसमें जो आपका पुनिटिव डिटेंशन है, दंडात्मक निरोध या गिरफ्तारी है, दंडात्मक गिरफ्तारी, तो हमारा जो संविधान है प्रोटेक्शन का अधिकार सिर्फ पुनिटिव डिटेंशन पर देता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन पर नहीं देता है। तो जो प्रोटेक्शन का जो अधिकार है, संरक्षण का जो अधिकार है, केवल और केवल आपका पुनिटिव डिटेंशन दंडात्मक गिरफ्तारी के ऊपर है, निवारक जो है गिरफ्तारी पे नहीं है। तो निवारक जो गिरफ्तारी या निरोध जो है, ये समवर्ती सूची का विषय आपका है, और इस पर जो सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे या फिर कहें कि निवारक निरोध पे। और जो आपका यहाँ पे जो संदेह के आधार पर पुलिस गिरफ्तार करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? निवारक निरोध या निवारक गिरफ्तारी। तो निवारक गिरफ्तारी में क्या होता है? पुलिस भाई संदेह के आधार पर गिरफ्तारी करती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन पर केंद्र और राज्य सरकार किस आधार पर कानून बनाती है? तो केंद्र सरकार जो इसने दो आधार बताए, संप्रभुता और अखंडता जो है इसमें देखती है, और देश की सुरक्षा के आधार पर कानून बनाती है प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, जबकि जो राज्य सरकार है वो लोक व्यवस्था के आधार पर ये कानून बनाती है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट कानून आए। कौन कौन से कानून थे? इसमें मीसा कानून है, टाडा कानून है, पोटा कानून, तो ये अब ख़त्म कर दिए गए हैं। तो इससे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड आपके ये कानून थे। उसके अलावा NSA रासुका कानून है, और यूपी कोका कानून है, यूपी में था, और MA कोका कानून महाराष्ट्र में है, PSA जम्मू एंड कश्मीर में, और UAPA कानून, ये सारे जो आपके सभी कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बनाए गए हैं, और इन कानून के तहत संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है, ठीक है। तो जितने भी ये कानून हैं ऊपर दिए गए हैं, तो संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आते हैं ये। तो यहाँ पे हमने देखा जो आपका मीसा, टाडा, पोटा है कानून, इसको अब ख़त्म कर दिया गया है, अब ये नहीं है, ठीक है। तो पहले होते थे और इसमें संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जाती थी। तो आपका जो ये मीसा, टाडा और पोटा जो ये कानून है, तो मीसा जो कानून है 1971 में बना, और 1978 में इसको ख़त्म कर दिया गया। मीन्स मीसा कानून 1971 से 78 तक चला। क्यों इसको ख़त्म किया गया? क्योंकि इसका जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा था। तो ये तीनों जो कानून है इनका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा था। ये तीनों आतंकवाद को लेकर बनाए गए थे, बट इसका मिसयूज ज़्यादा होने लगा था, इसलिए इनको ख़त्म कर दिया गया। 1987 में टाडा बना, ठीक है,
और 2002 से लेकर 2007 तक आपका पोटा कानून चला। 2007 में इसको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इससे जो है ज़्यादा ये मिसयूज होने लगा था, इसलिए इनको जो है ख़त्म किया गया। नेक्स्ट जो NSA 1980 या रासुका, जिसको हम कहेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, तो इसमें लोक व्यवस्था प्रभावित हो तो लगता है ये कानून, ठीक है। तो जब लोक व्यवस्था प्रभावित हो तो आपका NSA जो कानून आपका लगता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और दूसरा, अगर आपका जो आवश्यक जो वस्तु है उसकी आपूर्ति कोई संस्था नहीं होने दे रही है तो भी आपका NSA जो कानून आपका लगता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो दो कंडीशन में लगता है लोक व्यवस्था अगर प्रभावित हो रही हो और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति नहीं हो रही हो किसी संस्था के द्वारा, तो ये हमने देखा। तो प्रिवेंटिव जो डिटेंशन जो है इसके अंदर केस लगते हैं, उसको ना तो 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो भी केस लगते हैं उसको 24 घंटे के अंतर्गत उसको जो आपका जो भी दोषी है, ठीक है, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। हमारे संविधान में जो संरक्षण के अधिकार मिलते हैं वो उसको मिलते हैं जो ठीक है, और 3 महीने तक पुलिस उसका डिटेंशन कर सकती है। तो इसमें यहाँ पे दिया गया है कि भाई 3 महीने तक ये डिटेंशन जो है बढ़ाया जा सकता है या कर सकती है पुलिस। तो ये जो कानून है इसमें या तो सीधा सरकार द्वारा गिरफ्तारी की जाती है या DM गिरफ्तारी का आदेश देता है राज्य सरकार से परमिशन लेकर, ठीक है। तो सीधे जो है सरकार गिरफ्तार कर सकती है, फिर DM गिरफ्तारी का आदेश देता है, ठीक है, राज्य सरकार से परमिशन लेकर। तो इसमें जो 3 महीने से उसका जो मैक्सिमम डिटेंशन जो है वो 12 महीने हो सकता है, ठीक है। तो जो डिटेंशन है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 12 महीने, 1 वर्ष तक हो सकता है। लेकिन जो हर 3 महीने पर जो हाई कोर्ट का जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, तो हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, तो उस कमेटी से जो है पुलिस को पूछना होगा हर 3 महीने में, तब जाके ये आपका डिटेंशन जो पीरियड है मैक्सिमम जो है 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट अगला जो UAPA कानून जो 1967 में आया, तो द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है इसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो इसको अब 2008 कहते हैं, यह आतंकवाद से रिलेटेड आपका ये था। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखें UP कोका और MA कोका कानून, ये दोनों आपके तो संगठित जो अपराध आपके कौन से होंगे, जैसे इसमें वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, मानव तस्करी, शराबखोरी, हवाला, साइबर जो क्राइम है, साइबर अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, ई फ्रॉड, ये सारे संगठित अपराध में आएंगे। और ये सब जो है संगठित अपराध हैं और इस तरह के अपराध रोकने के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो ये UP कोका और MA कोका कानून जो कि संगठित अपराध से रिलेटेड हैं, सारे ये जितने भी हैं संगठित अपराध से रिलेटेड जो कानून है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आर्टिकल 22 है वो गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण जो है हमें देता है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार में से एक है। और जो आर्टिकल 22 है इसमें क्लोजेस 7 हैं, क्लोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ऊपर वाले 2 है, ये दोनों पॉइंट दंडात्मक निरोध मीन्स पुनेटिव डिटेंशन से रिलेटेड हैं। तो दंडात्मक निरोध से रिलेटेड है क्लोज नंबर 1 एंड 2, और 3, 4, 5, 6 और 7 ये चारों जो है निवारक जो निरोध या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन से आपके रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इन सभी को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। 22 का क्लोज नंबर 1 है, इसमें क्या है, जानने का अधिकार। ये जानने का अधिकार कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये हमें आर्टिकल नंबर 22 का क्लोज नंबर 1 देता है, ठीक है। अगर गिरफ्तारी हुई है तो ये जानने का अधिकार है हमें कि भाई हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो मुझे गिरफ्तार करने के बाद मनपसंद वकील करने का अधिकार भी आर्टिकल 22 का क्लोज नंबर 1 देता है। आर्टिकल 22 का क्लोज नंबर 2, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आपका DM आता है, ADM आता है और SDM, ठीक है। तो जो भी आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर। लेकिन इसमें जो यात्रा का जो टाइम है वो नहीं लगेगा, ठीक है। मीन्स थाने में जो FIR दर्ज होती है उस टाइम से लेकर आपको 24 घंटे के अंदर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो आर्टिकल नंबर 22 का क्लोज नंबर 2 में ये दिया गया है। 22 का क्लोज नंबर 3 में क्या है, अगर कोई व्यक्ति शत्रु देश का है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान, चाइना का है, और उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको आर्टिकल नंबर 22 का क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2 के संरक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 22 का क्लोज नंबर 1 क्या कहता है कि भाई उसको अधिकार है कि भाई उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो उसको इससे वंचित किया जाएगा, पहली बात। 22 का क्लोज नंबर 2 है, ये आपका क्या कहता है कि भाई जो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना होता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों संरक्षण जो है, संरक्षण का जो अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं, ठीक है, आर्टिकल 22 का क्लोज नंबर 3 में, ठीक है, अगर कोई शत्रु देश का मतलब व्यक्ति है तो अगर किसी को निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में गिरफ्तार किया गया है तो आर्टिकल 22 का क्लोज 1 और क्लोज 2 का अधिकार है नहीं दिया जाएगा, ये दिया गया है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है तो ये दोनों आर्टिकल हैं आपके ख़त्म हो जाएंगे।
नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 22 का क्लोज नंबर 4 है, इसमें क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि भाई अगर संदेह के आधार पर किसी कानून के तहत आपकी गिरफ्तारी होती है, चाहे वो रासुका कानून हो या फिर यूएपीए यापा कानून हो या फिर यूपी कोका या एमए कोका कानून या फिर अन्य इस तरह का कानून हो, तो वहाँ पर आपको पुलिस जो 3 महीने तक डिटेंशन जो है या गिरफ़्तार करेगी। लेकिन जो पुलिस है 3 महीने से ज़्यादा भी डिटेंट आपको कर सकती है। हाई कोर्ट का जो जज है उसके द्वारा जो सलाहकार कमेटी बनाई जाती है उससे परमिशन जो है लेनी होती है हर 3 महीने में, और इस डिटेंशन पीरियड को मैक्सिमम 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। मींस 12 महीने तक गिरफ्तार किया जा सकता है हर 3 महीने में डिटेंशन जो है मतलब जो परमिशन लेके, जो आपकी सलाहकार जो कमेटी होती है हाई कोर्ट के जज की से परमिशन लेके। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है आर्टिकल 22 का क्लोज नंबर 4, संदेह के आधार पर अगर गिरफ्तारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 22 का क्लोज 5, इसमें क्या दिया गया है, निवारक निरोध के मामले पर उसको जानने का अधिकार है कि क्यों जो है गिरफ़्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई आपका निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला है तो उसको जानने का अधिकार है कि क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो ये आर्टिकल 22 का क्लोज 5 में दे रखा है। 22 का क्लोज 6 में क्या दे रखा है कि अगर मामला लोक हित का है तो पुलिस उसके जानने के अधिकार जो आपका है उससे वंचित कर सकती है। ठीक है, भाई उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, जानने का जो अधिकार है उससे वंचित भी कर सकती है। अगर मामला लोक हित का है तो आर्टिकल 22 का क्लोज 6 के तहत ठीक है उसको वंचित कर सकती है। 22 का क्लोज नंबर 7 है, इसमें क्या गया है कि प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है को लेकर क्या क्या क्राइटेरिया होगा, इसको लेकर कानून संसद बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि आर्टिकल 22 का क्लोज नंबर 7 जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जो गिरफ्तारी है या फिर उससे रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया होंगे तो उसको लेकर कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। तो ये आपके दे रखे हैं। तो ये भैया आपकी स्वतंत्रता का जो अधिकार है, हमारा एक मौलिक अधिकार, तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल थे, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, ये सारे हमने बिल्कुल डिटेल में कर लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में से एक है, राइट अगेंस्ट अबोलिशन, जो आपका आर्टिकल नंबर 23 और 24। अगली क्लास में हम आर्टिकल नंबर 23 और 24 को कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है आर्टिकल नंबर 22 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। आपको कैसी लगी ये क्लास? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।